दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपके सामने प्रस्तुत होना और कुंडलियों का विश्लेषण करना एक ऐसा काम है जो मुझे रोज दिन नया सिखाने पे विवश कर देता है। ना भी चाहूं तो भी मुझे नया सीखना ही है, तभी मैं आपको बताऊंगा। ये कुंडली कर्क लग्न की है, जहां का व्यक्ति अगर कर्क लग्न की कुंडली है, मैंने कर्क लग्न के बारे में क्या बात कही थी कि वो आसानी से बहुत ही जल्दी से किसी के ऊपर अपना इमोशनल प्रभाव छोड़ता है और सामने वाला उसे कभी गंभीरता से नहीं लेता, या कई बार उसे बच्चा समझा जाता है। या फिर ये कह सकते हैं, कर्क राशि वाले प्रोग्राम में चंद्रमा के विभिन्न राशियों में फल के बारे में मैंने उसमें बात कही थी कि जैसे ही उसके सामने कोई प्रकट होता है तो कर्क राशि वाले जातक उस व्यक्ति से इतना प्रेम प्रकट करते हैं कि ऐसा लगेगा जैसे उनसे ज्यादा उनको प्रेमी कोई नहीं है। पर जैसे ही वो व्यक्ति उनके पास से गायब होता है उसे वो भूल जाते हैं। कर्क का अर्थ होता है परिस्थितियों के हिसाब से उसमें बह जाना और परिस्थितियों के हिसाब से अपना संतुलन बना लेना। ये बहुत आसानी से किसी को मित्र बना लेते हैं। इनकी मित्रता सदैव लंबी चलती है, बहुत ज्यादा मित्रता नहीं होती, बहुत कम लोगों से मित्रता होती है। ये अपनी प्रगति के मामले में अपने आसपास के सभी लोगों में थोड़े देर से ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत मजबूती से आगे बढ़ते हैं। अष्टम भाव में गुरु इनको इनके व्यवहार को एकाकीपन में लेके जाते हैं। अष्टम भाव के गुरु जीवन में संघर्ष देने का काम करते हैं। अष्टम भाव के गुरु व्यक्ति को पेट से संबंधित परेशानी देते हैं। अष्टम भाव के गुरु भाग्य की परेशानी देते हैं। राहु भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्य भंग योग गुरु लगा रहे हैं, क्योंकि भाग्य का अधिपति भाग्य अगर ठीक है तो व्यक्ति का धन, व्यक्ति का मन, व्यक्ति का भाग्य, व्यक्ति का सुख, व्यक्ति का संतान, व्यक्ति का करियर, व्यक्ति के भाग्य के उदय की स्थिति सब बिल्कुल टाइम पे होगा। पर अगर भाग्य भाव के अधिपति अष्टम भाव में और भाग्य भाव पे राहु का प्रभाव हो और किसी अन्य शुभ ग्रह में से शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि भाग्य भाव पे प्राप्त हो रही है, तो पहले गुरु ने अपना काम किया, संघर्ष दिया, आरंभ में पढ़ने में मन न लगे, पढ़ाई गड़बड़ हो, पढ़ाई करने के बाद बेरोजगार रहे, तो कई वक्त तक व्यक्ति जो है वो ऐसे स्थितियों से उलझता रहता है। बाद में शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि और एक अच्छी दशा के आने के बाद, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि राहु की दशा में ही व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहेगा। गुरु की दशा आरंभ में थोड़ी देर पे जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है, व्यक्ति को उसके सुखों से उसका मेल कराती जाती है। लग्न में सूर्य और बुध व्यक्ति को बब्बर बनाते हैं। वर्क प्लेस पे व्यक्ति की दिमाग की स्थिति बड़ी सुचारू ढंग से काम करती है। लग्न में सूर्य और बुध व्यक्ति को कहा क्या कि सूत्र है, सूत्र नहीं, एक बड़ा अच्छा श्लोक है, मैंने कल सुबह के भी कार्यक्रम में पढ़ा था, भूल रहा हूं कि शुक्रो दश सहस्त्राणी बुद्धो दश शतानी च, बुद्धो दश शतानी च। बुद्ध लग्न में बैठ करके 10,000 दोषों का समन करते हैं, 1000 दोषों का समन करते हैं। और लक्ष्य में कम तो दोषाणाम गुरुर लग्ने व्यपोहति, लग्न में गुरु बैठ जाएं तो 1,00,000 दोषों का समन कर देते हैं। लग्न में सूर्य और बुध, ये पूरब की दिशा है, यहां सूर्य और बुध बैठ करके बली हो जाते हैं, कारक क्षेत्र हो जाता है। लग्न में सूर्य का बुध का जन्म होना मतलब लग्न में सूर्य बुध बैठे मतलब व्यक्ति का जन्म जो है वो बहुत ही एक्यूरेट टाइम पे सुबह सुबह हुआ है, 6 से 8 के बीच में। अब एक बात बताता हूं, इनका जन्म सुबह 5:17 पे हुआ। लग्न में सूर्य 6 से 8 के बीच में जन्म हुआ। लग्न में सूर्य व्यक्ति को दैदिव्यमान स्वरूप वाला, सुंदर मुखाकृति वाला, गंभीर वाणी वाला और चिंतन करने वाला और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, मल्टीनेशनल कंपनियों के क्षेत्र में काम करने वाला होता है। धन के लिए सदैव व्यक्ति चिंतित होता है और धन बहुत अच्छा कमाता है। उसके जीवन का लक्ष्य धन के इर्द गिर्द अपने आप को संतुलित करना, लोगों को प्रेम देना, लोगों से प्रेम प्राप्त करना, रिकॉग्नाइज करवाना लोगों से और खुद के बल पे अपनी एक अलग पहचान बनाना, इस तरीके की कुंडली के लिए ये ग्रह बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये कुंडली बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत नहीं कर सकती, क्योंकि तीसरे भाव में शुक्र और चंद्रमा, जहां शुक्र नीच के बैठे हैं, नीच भंग राजयोग बुध के कारण लगा है, लेकिन तीसरे भाव में शुक्र और चंद्रमा, हालांकि भाग्य भाव पे 2 शुभ ग्रह की दृष्टि व्यक्ति को देर सबेर भाग्य का उदय बहुत अच्छा करा देती है। 26वें वर्ष के बाद, 28वें वर्ष के बाद व्यक्ति के जीवन में उत्तरोत्तर बहुत ही तीव्र गति से विकास देखा जाता है। वो अपने जन्म स्थान से दूर रहता है, माता की सेवा करता है, माता की संपूर्ण सेवा करता है और उसका सुख भी बहुत प्राप्त करता है। चतुर्थ भाव के अधिपति नीच के हैं, नीच भंग राजयोग लगा है, पीछे
केतु आगे शनि बैठे हैं, माता का सुख तो मिलेगा पर थोड़े बहुत संघर्ष भी बनता है और कई बार व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के तब जाकर के उसको सफलता मिलती है। पंचम भाव पे शनि वृश्चिक राशि में बैठे हैं और चतुर्थ भाव के अधिपति के ऊपर किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, राहु की दृष्टि है। इस कारण से कई बार माता को लंबी बीमारी या व्यक्ति हृदय या कफ से बीमारियों से पीड़ित रहता है। इसके बाद व्यक्ति को ऐसे कोई लंबी बीमारी का खतरा नहीं है, पर पेट से संबंधित समस्या सदैव रहती है। व्यक्ति को लोग गंभीरता से नहीं लेते, परिवार में कलह का वातावरण बचता है और कई बार व्यक्ति परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा उग्र नहीं होता, वो बहुत ही शांत हो जाता है। परिवार में आने के बाद उसकी व्यग्रता बहुत ही शांत हो जाती है। पंचम भाव में शनि वृश्चिक राशि के धन भाव के अधिपति लग्न में और पंचम भाव में बैठ करके शनि की 10वीं दृष्टि धन भाव पे, ऐसी अवस्था में और उस भाव के अधिपति मंगल से दृष्ट है। मंगल की 7वीं दृष्टि 12 में और मंगल की 8वीं दृष्टि धन भाव के अधिपति सूर्य पे। सूर्य के ऊपर मंगल की दृष्टि जो इस कुंडली के कारक ग्रह हैं। कारोबार में कभी कभी संघर्ष रहा है या नौकरी अगर पिता करते आए हों या व्यक्ति अपने पिता के काम को आगे बढ़ाना चाहता हो या नौकरी करना चाहता हो तो सफल हो सकता है, पर चूंकि पीछे जो दशा बीती है राहु की, उसने व्यक्ति को बड़ा असफल किया है और कराया है। श्रावण माह में जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति प्रेम पसंद है करने वाला। दक्षिणायन में आत्मविश्वास और धन कमाने के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा। वर्षा ऋतु में जन्मे होने से ज्योतिष से, तंत्र से, मंत्र से, विद्या से, योग से, प्राणायाम से बहुत सारे प्रश्न उसके दिमाग में बनते रहते हैं। करियर को लेकर के बहुत सारे उधेड़ बुन चल रहे हैं और बहुत सारे प्रश्नों के कारण उसके जीवन में बहुत सारे क्षेत्रों का ज्ञान भी उसके पास रहता है। वर्षा ऋतु में जन्मे लोगों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्नों का बनना और लगातार उस प्रश्नों के उत्तर में ढूंढने में ही उसकी दिनचर्या कई बार समाप्त हो जाती है। नई नई चीजें पढ़ना, नए लोगों से मिलना, अपने आप को बुद्धिमान बनाना, जानकार बनाना, इस तरीके का ज्ञान व्यक्ति के पास होता है। हस्त नक्षत्र में जन्मे हैं। मैं बोल रहा था कि व्यक्ति का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है। चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? जन्म कुंडली में कन्या राशि में। जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति चंद्रमा की राशि में और जिस राशि में बुध बैठे वो चंद्रमा की राशि, मतलब तृतीयेश और लग्नेश का परिवर्तन है। लग्नेश का तृतीय भाव में जाना व्यक्ति को मेहनत करना और जीवन के आरंभ को कष्ट देने वाला होता है। लेकिन लग्नेश तृतीय भाव में शुभग्रह होकर के बैठे हैं तो व्यक्ति को देर सवेर उसके पास उसके भाग्य का सुख, उसके धर्म का सुख, उसके आध्यात्मिक चिंतन का सुख और ज्ञानी होने का बल प्राप्त हो जाता है। लग्नेश का तृतीय भाव में शुभग्रह की राशि में बैठना और परिवर्तन राजयोग बनाना, घुमा करके व्यक्ति को सब चीज मिल जाता है। क्योंकि पंचम भाव पे शनि बैठे हैं तो देर से ही सही पर व्यक्ति को उसका प्रेम, उसका स्नेह, उसकी रिकॉग्निशन, उसके दाम्पत्य की प्रेम की स्थिति सब कुछ मिल जाता है। संतति में कभी कभी मतभेद यहाँ पे देख रहा हूं क्योंकि शनि और राहु का प्रभाव है, इस वजह से प्रेम विवाह के भी योग कई बार बन रहे हैं। हालांकि व्यक्ति के जीवन में विवाह से पहले बहुत सारे लोगों का आना नहीं होता, 1 से 2 लोगों का आना होता है। विपरीत लिंग के आधार पर अगर बात कहूं तो 1-2 महिलाएं आती हैं जिनसे व्यक्ति अचानक ही उनके साथ प्रेम संबंधों में चला जाता है। कई बार वो सामने वाला आपके बारे में उतना विचार नहीं करता जितना आप उसके बारे में दिन प्रतिदिन सोचते रहते हैं और पल पल उसको याद करते हैं। ये चंद्रमा के तृतीय भाव में जाने और लग्न में बुध के बैठने के कारण होता है। शुक्र जन्म कुंडली में नीच के बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को पुत्री संतति होती है और कई बार उसको उसके जीवन का जो सुख है, जो भौतिकीय सुख है, जो सांसारिक सुख है, वो थोड़ा भगा करके, थोड़ा दौड़ा करके तब जाकर के मिलता है। उच्च शिक्षा में बाधाएं आती हैं, उच्च शिक्षा में व्यक्ति को इंतजार करना पड़ता है, उच्च शिक्षा के लिए व्यक्ति को पैसे खर्च करने पड़ते हैं और कई बार व्यक्ति आरंभ में जो नहीं चाहता है वो भी करना पड़ता है। कई बार आरंभ में नौकरी देर से ही सही पर इस कुंडली का करियर ठीक है क्योंकि इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल मित्र की राशि में बैठे हैं। छठे भाव में पापग्रह का बैठना उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पे, भाग्य भाव के अधिपति अष्टम भाव में, भाग्य भंग योग मैंने शुरू में ही कहा है। तो जितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है वो गुरु और राहु के आरंभ वाली दशा में। राहु ने आपको जाते जाते आपके मार्ग को प्रशस्त किया है, गुरु ने आपको उस मार्ग को रेगुलर किया है। वस्तुतः चंद्रमा का और शुक्र का तीसरे भाव में बैठना आपको कम से कम भाग्यशाली तो जरूर ही बना देता है। पंचम भाव के शनि आपके किए गए प्रयासों को देर से ही सही पर देने वाले बन रहे हैं। हस्त नक्षत्र में जन्मे हैं, इस वजह से ओम सवित्रे नमः आपको सूर्य की खूब पूजा करनी चाहिए। लाल चंदन की माला धारण करनी चाहिए, पीले पुष्प की माला बना करके सूर्य को रविवार को अर्पित करना चाहिए। अपने घर में सदैव घी का दीपक जला करके रखना चाहिए, कपूर की आरती सदैव करनी चाहिए।
सूर्य को कपूर की आरती, घी का दीपक ऐसे भी दिखाना चाहिए। रविवार को मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। रविवार को बाजार का सामान नहीं खाना चाहिए। सूर्य अर्घ देना चाहिए। अपने पिता के कारोबार और पिता की आयु के वृद्धि के लिए उनका सम्मान और उनके साथ सदैव ही मित्र जैसा व्यवहार रखना चाहिए। और कई बार आप उनके लिए साहस हैं, आप उनके गुरूर हैं, क्योंकि मंगल छठे भाव में दशमेश होकर के इस कुंडली के लिए कारक ग्रह चंद्रमा, मंगल और साथ ही साथ मंगल के साथ इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति भी अच्छे होते हैं। तो इस कुंडली के लिए चंद्रमा, मंगल केंद्र और त्रिकोण के अधिपति हैं और गुरु इस कुंडली में भाग्य भाव के साथ जन्म कुंडली में छठवें भाव के अधिपति होकर के गुरु भी अच्छे होते हैं। हालांकि गुरु का अष्टम भाव में जाना ठीक नहीं होगा, जो आपको रोगी और कई बार गंभीर पेट के रोगों में व्यक्ति को रखता है। जॉन्डिस हो जाए, पीलिया हो जाए, कई बार माथे का दर्द हो जाए, बुखार आ जाए, उल्टी हो जाए, वमन, इस तरीके की चीजें व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलती हैं। उसका पेट कमजोर होता है, कई बार उसको गुह्य रोग होता है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब आपको मैं आगे बढ़ाता हूं। सिद्ध योग में जन्मे हैं आप, इस वजह से आप सिद्ध हैं, पकाए हुए हैं, आपके पास अनुभव बहुत बढ़िया है, आपका तर्कबल अच्छा है। ये कुंडली वैश्य वर्ण और देवगण की है, जो किसी से झगड़ा कभी नहीं करेगी और सदैव अपने मित्रों पे या शत्रुओं पे हावी रहेगी अपने ज्ञान के बल पे। आपकी कुंडली में लग्न में सूर्य बुध बैठे हैं, इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है आपका व्यक्तित्व, आपकी आयु, आपका स्वास्थ्य, आपका चरित्र, आपका प्रभाव, आपका धन, आपका कम्युनिकेशन, आपकी यात्रा, दूर रह करके धन कमाने का योग, ये सब आपको स्पष्ट और बिल्कुल ही बेहतर बना रहे हैं। इसके साथ साथ अगर दशमांश कुंडली से पहले नवांश में देखें तो केंद्र खाली है, विवाह अव्यवस्थित हो सकता है। दशमांशा कुंडली में मिथुन राशि का बनना और लग्नेश का लाभ भाव में और उच्च के शनि के साथ नीच भंग राजयोग बनाना सूर्य का, और साथ ही साथ गुरु का वृश्चिक राशि में बैठ करके मंगल को देखना व्यापारिक योग बनाता है। पर वस्तुतः आपको नौकरी सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा। व्यापार आप टेक्नोलॉजी से जोड़ करके और सॉफ्टवेयर से जोड़ करके भी कर सकते हैं। इस कुंडली में संतान को लेकर के दिक्कत हो सकती है, संतति से मतभेद इस कुंडली में संभव है। भाग्य के बल को और वृद्धि देने के लिए चतुर्थी का व्रत किया जा सकता है। आगे जो दशा आएगी 2032 से लेकर के 34 वाली, उसमें मानसिक, आर्थिक और सामाजिक परेशानी बढ़ेगी। उस समय हमें एक्स्ट्रा सावधान होना होगा। अभी आप बहुत अच्छी दशा में हैं, इसको आगे बढ़ाइए। 2026 से लेकर के 2029 तक की जो दशा होगी वो यादगार होगी धन कमाने के मामले में। इसके साथ आपकी कुंडली में गज केसरी योग की उत्पत्ति 2029 के दिसंबर से लेकर के 31 के 5वें महीने तक होगी, जहां एक बार फिर से आप बहुत ही अच्छा राइज करेंगे। इस कुंडली में व्यापार, इस कुंडली में भाग्य कमजोर है, भाग्य भाव कमजोर है और व्यापार भी कमजोर है। तो व्यापार कमजोर है, इस वजह से व्यापार में दिमाग ज्यादा मत लगाइए, नौकरी ज्यादा बढ़िया है। आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करिए। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो आप अपनी दिनचर्या को और भी ज्यादा स्पष्ट करिए, आलसी मत बनिए। प्रेम विवाह के योग हैं, चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात कर दूं तो दशमांशा कुंडली में चतुर्थ भाव में चंद्रमा का बैठना आपके मन को शांत रखेगा और आपको आपके कर्म क्षेत्र में भाग्य का सुख शनि के कारण मिल रहा है। बजरंगबली की पूजा, प्रत्येक दिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ, मंदिर का दर्शन, बजरंगबली के मंदिर में जाकर के लाल पुष्प की माला अर्पित करना, ये सब आपके श्रेष्ठ और मजबूत भाग्य का निर्धारण और उसको लाभ देने वाली बन रही है। दशमांशा कुंडली में 12वें भाव के अधिपति का द्वितीय भाव में बैठना विदेशी संपर्क साधने को कहता है और दशमांशा कुंडली के तीसरे भाव में राहु का बैठना आपके कम्युनिकेशन और आपके कर्म क्षेत्र को लेकर के मेहनत को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली के दशमांशा चैप्टर के चौथे भाव में चंद्रमा का कन्या राशि में बैठना और उस भाव के अधिपति का लाभ भाव में बैठना, ये अतिरिक्त लाभ देता है और आपको सदैव ही आपके काम के प्रति आपके सुरक्षा के भाव को प्रदर्शित करता है। आपका कारोबार और आपके व्यवसायिक स्थल पे, आपके कारोबार के स्थल पे, ऑफिस प्लेस पे आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। अब यहां से रोक करके मैं आपको इनकी कुंडली के और गहराई पे लेके आता हूं। नक्षत्रों के आधार पे सूर्य आश्लेषा में बैठे हैं पर बुध के साथ बैठे हैं, इस वजह से यहां पे व्यक्ति के बुद्धि को और कई बार पुण्य के अर्जित करने के बल को कमजोर देखा जाता है। सूर्य जब आश्लेषा में बैठेंगे और राहु से दृष्ट होंगे तो व्यक्ति को संतति से हीन बना देते हैं। तो अगर आप बेवजह और बिना कुंडली मिलाए या किसी से भी विवाह करेंगे तो सबसे पहले तो वर्ण संकरता का दोष लगेगा, उसके बाद आपके पितर नाराज होंगे और तीसरे नंबर पे चूंकि इस कुंडली में शनि और राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पे है, सप्तमेश जन्म कुंडली में जाकर के वृश्चिक राशि में बैठे हैं, राहु से दृष्ट हैं, इस वजह से इस कुंडली में गलती की गुंजाइश है, व्यक्ति गलती कर सकता है। और चूंकि उसके प्रमाण के लिए सूर्य आश्लेषा में केतु राहु के प्रभाव में, अष्टम भाव में गुरु अब बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं, इस कारण से हमें अपने जल्दबाजीपन में लिए गए निर्णयों से बचना होगा, नहीं तो ये कुंडली पुण्यहीन हो जाएगी।
ऐसा इसलिए क्योंकि नवम भाव के अधिपति अष्टम में, सूर्य के ऊपर राहु का प्रभाव। याद करिए, सूर्य और गुरु जब एक दूसरे से सकट योग में चले जाते हैं, छठवें आठवें चले जाते हैं, तो व्यक्ति को संतति विहीन करते हैं और कई बार व्यक्ति को पुण्य करने का मन नहीं करता। इतना ही नहीं, वो वीर्यहंता भी हो जाता है। तो हमें इन सभी चीजों पे ध्यान रखना है। इसके बाद बुध जो बैठे हैं वो 4 डिग्री के पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, मतलब बुद्धिमत्ता ठीक है। व्यक्ति का नेचर वस्तुतः गलत नहीं है। वो गलती से प्रभाव में, किसी दूसरे के प्रभाव में गलत और गंदी चीजों को देख करके वो भले ही भावनाओं में बह जाता है, पर वस्तुतः नेचुरली वो ऐसा नहीं है। शुक्र उत्तरा फाल्गुनी में बैठे हैं, इस वजह से कम आपकी कुंडली में इसका प्रभाव रहेगा कि आप फैशन को समझने वाले हैं। जल्दबाजीपन में ही सही, पर किसी भी तरीके से आप अपनी समस्या के अंत तक पहुंच जाते हैं। चंद्रमा हस्त नक्षत्र में आपको कम्युनिकेटिव और बहुत अच्छे विचारों वाला बना रहे हैं। आप जब तक किसी दूसरे गलत और गंदे व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आएंगे, तब तक आपके जैसा व्यवस्थित कोई नहीं है और आपके जैसा चरित्रवान और आपके जैसा ज्ञानी नहीं है। इस वजह से अपने मित्रता पे सदैव ही ध्यान रखें। केतु चित्रा नक्षत्र में और मंगल बैठे हैं पूर्वाषाढ़ा में। पूर्वाषाढ़ा के मंगल बैठे हैं, इस वजह से फैशन पे काम करेगा व्यक्ति और कई बार पिता के बल की वृद्धि करने वाला होता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पिता उस पर अभिमान करने वाले होते हैं और जो कि स्पष्टतया दिख भी रहा है। शनि अपने नक्षत्र में और राहु रेवती के बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति में कृतज्ञता और गणितीय पक्ष बहुत अच्छा होता है और व्यक्ति कई बार थोड़ा सा दकियानूस भी हो जाता है। बहुत छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे करके अपने दिनचर्या को बाधित करता रहता है। तो हमें व्यवस्थित जीना है और अपने पराक्रम को प्राप्त करने के लिए मेहनत तो करनी है, पर उसके बारे में सोचना नहीं है। ये इतनी सारी, ये ग्रह नक्षत्रों की बात कही। मंगल पूर्वाषाढ़ा में बैठे हैं, इस वजह से कम आपको अपने व्यय पे नियंत्रण रखना होगा। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पे छठे भाव में बैठ करके देख रहे हैं, इस वजह से कभी कभी संघर्ष होगा। योग कारक ग्रह को केंद्र में होना चाहिए था, केंद्र के 3 घर खाली हैं। पंचम भाव में शनि, नवम भाव में राहु, ये जीवन में संघर्ष जोड़ने का काम करते हैं। केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह का बैठना बहुत उत्तम माना जाता है, जबकि इस कुंडली में सारे के सारे पापग्रह जन्म कुंडली में त्रिकोण या छठे भाव में। यहां मंगल तो बहुत अच्छे बैठे हैं, पर शनि यहां ठीक नहीं, राहु यहां ठीक नहीं, और राहु जिस राशि में बैठे हैं उसका डिस्पोजिटर प्लैनेट भी बहुत अच्छा नहीं बैठा है। इस वजह से भाग्य में संघर्ष आ जाता है। तो संतान में कमजोरी, भाग्य का प्रभाव, कई बार पितरों का आशीर्वाद ना मिले, कई बार व्यक्ति पिता के साथ कम्युनिकेट बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है, या कई बार उसके जांघों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, इस तरीके की समस्या होती है। शुक्र और चंद्रमा को तीसरे भाव में बैठना, ये एक तरीके से परेशान करेगा, आपको मेहनती बनाने में परेशान करेगा। आप मेहनत उतना नहीं करना चाहेंगे, शारीरिक मेहनत नहीं करना चाहेंगे, बैठ करके खूब मेहनत कर लेंगे। भाग्य भाव के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी शुभ ग्रह का तीसरे भाव में जाना कई बार आपके संघर्ष की गति को बढ़ा देता है, या संघर्ष करने की बल की स्थिति बढ़ा देता है। इतनी सारी चीजें हैं। गुरु को बल देना है, हल्दी से स्नान, हल्दी का दान, गुरुजनों की सेवा, खूब दान करिए, खूब मंदिरों में जाइए, मंदिर का दर्शन करिए, नित्य प्रति किसी मंदिर का दर्शन करिए, मंदिर को धोना, ब्राह्मणों की पूजा, माता पिता की सेवा, और गुरु दीक्षा से युक्त हो जाइए। तुरंत गुरु दीक्षा से युक्त हो जाइए, तब आपके कृत्यों का फल बहुत। इस कुंडली में एकमात्र बलवान भाव लग्न और जन्म कुंडली का छठा भाव, यह भी ठीक है। यहां पे इस ग्रह के कारण कुछ हद तक अच्छा मिल रहा है, जैसे कम्युनिकेशन, आपके अंदर का व्यवहार कुशल होना, आपका कम्युनिकेटिव होना, आपका संचार, आपको चीजों को लेकर के दृष्टिकोण, सकारात्मक रवैया, ये सब अच्छा है। गुरु की दृष्टि भाग्य के लिए, लाभ के 12वें के लिए सामान्यतः ठीक है, आपको ऋण में नहीं जाने देगी। गुरु की दृष्टि धन के लिए आपको शंख की भांति बोलने वाला और गंभीर चिंतन वाला बना देगी। गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पे आपके कारोबार में और आपके सुखों की वृद्धि करने वाला, माता को धार्मिक और माता से अच्छे संबंधों को विकसित करने वाला, और व्यक्ति व्यापारिक नेचर का होता है, अपने सुख को लेकर के उसको प्राप्त करना चाहता है, संपत्ति प्राप्त करना चाहता है, चीजों को बदलना चाहता है। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 5 रहेगा। अगर घर इस कुंडली के लिए देखें तो उत्तर दिशा के तरफ जितने भी मुख वाले घर हों, आप उसमें प्रवेश करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। माता का सुख इस कुंडली में स्वास्थ्य के मामले में परेशान करेगा, वैसे माता का व्यवहार ठीक है। इस कुंडली में पिता का पक्ष थोड़ा बहुत रोग से युक्त है, हालांकि पिता के ही जैसा कई बार व्यक्ति बूढ़ा होगा तो हो जाएगा। बुद्धिमान ये कुंडली है, इसमें कोई दोष नहीं है। मंगल और शनि आईटी सेक्टर, डिकोडिंग करना, एप्लीकेशन तैयार करना, हार्डवेयर में काम करना, होटल का काम करना, मैनेजमेंट का काम करना, उच्च शिक्षा में काम करना, विदेश जाना, विदेशी कंपनी में काम करना, ये सब बहुत अच्छा है। शुक्रवार और चंद्रमा का दिन सोमवार का बहुत अच्छा होगा। इस कुंडली के लिए छठे भाव में मंगल आपको साहसी और
दुर्बोध बना रहे हैं। इस कुंडली में परेशानी शनि की दशा में होगी। जिस समय आपको महामृत्युंजय का जप कराना होगा उस समय करा लीजिएगा। शनि की दशा में लाजवर धारण करना चाहिए। अभी की दशा के हिसाब से अगर बन पड़े तो आप चंद्रमा का रत्न मोती भी धारण कर सकते हैं। जो यहाँ के सुखेश हैं वो यहाँ के लग्नेश हैं, पर केंद्र खाली है, इस वजह से विवाह विचार करने की आवश्यकता है। इस कुंडली में केंद्र में जो राशियां बनी हैं, यहाँ भी केंद्र में वही राशि बनी है। ये कुंडली बहुत प्रगति करेगी। अब ये कुंडली पीछे मुड़ करके नहीं देखेगी। हाँ, निश्चित रूप से शनि की दशा में माता पिता का नुकसान, शनि की दशा में मित्रों का नुकसान, शनि की दशा आते आते सारे लोग छूट जाते हैं, नए लोग मिलते हैं। शनि की दशा आते आते आपके अंदर व्यवहारिकता थोड़ी कम हो जाएगी, आप थोड़े निष्ठुर और कठोर भी हो जाएंगे, और कई बार जीवन में प्रैक्टिकलिटी बढ़ जाती है। ये इतनी सारी चीजें हैं। शनि की दशा में लाजवर्त, महामृत्युंजय का जप ये करना होगा। इस कुंडली में कोई भी अच्छा काम करना हो तो मंगल की दशा में और साथ ही साथ चंद्रमा के साथ सूर्य की दशा में। सूर्य की दशा आपको धन से संबंधित चिंताएं तो देंगी, पर धन वही दे रहे हैं। लग्न के अधिपति का तीसरे भाव में पराक्रम योग बनाना, पराक्रमी और मेहनत करने पे विवश, आरंभ के जीवन को कष्ट में, बाद के जीवन को सुखी बनाती है। धन भाव के अधिपति का लग्न में आना धन योग, पराक्रम भाव के अधिपति का लग्न में आना छोटे भाई बहनों से फायदा, और साथ ही साथ व्यक्ति अपने बल पे धन कमाता है, उसको कभी किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त की हुई चीजों पे विश्वास नहीं रहता। चंद्रमा कन्या राशि का निर्माण कर रहे हैं। व्यक्ति दानी होता है और अपने ही बल पे प्राप्त की हुई चीजों को दान करता है। चतुर्थ भाव के अधिपति का नीच का राहु से दृष्ट होना, माता के स्वभाव, माता के साथ कभी कभी मतभेद और माता के घर से दूर, या कई बार व्यक्ति के मन को शांत नहीं रखता, कई बार व्यक्ति को कफ जनित बीमारियां देता है, वीर्यहंता बनाता है और कई बार शुक्राणु की कमी दे देता है। पंचम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली के छठे भाव में जाना आरंभ में कमजोरी देता है। छठवें भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में अष्टम भाव में जाना विपरीत राजयोग बनाता है। सप्तम भाव और अष्टम भाव के अधिपति का पंचम भाव में जाना संतति से कमजोरी, संतति से विमुख या संतति से मतभेद पैदा करता है। इस वजह से विवाह मिला करके करें, प्रेम विवाह करेंगे तो भी कुंडली मिलाना आवश्यक होगा। नवम भाव के अधिपति का छठे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में जाना भाग्य भंग योग लगाता है। एकादशी और चतुर्थी का व्रत इस कुंडली के लिए बहुत लाभदायक होगा। गणेश जी के मंत्रों का जप इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा होगा। रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, शिव की पूजा कर सकते हैं, भस्म धारण करना चाहिए। अगर बन पड़े तो इतना सारा काम आपको आवश्यक रूप से करना चाहिए। गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। दशम भाव के अधिपति का छठे भाव में जाना, पिता को तो नौकरी मिल जाती है, पिता को बल प्राप्त होता है पुत्र से, पर व्यक्ति भी कई बार अपने कर्म क्षेत्र को लेकर के थोड़ी बहुत गतिविधियों में संघर्ष में जाता है, या कर्म क्षेत्र को लेकर के थोड़ी बहुत चिंताएं उसको व्याप्त होती रहती हैं। मंगल, राहु, शुक्र, चंद्रमा, बहुत सारे ग्रह का प्रभाव नवम भाव पे है। इस वजह से हमें पुण्य करना है, ज्यादा से ज्यादा पुण्य पे ध्यान लगाना है। दान, पुण्य, होम, जप, मंत्र, पूजा पाठ, मंदिर दर्शन, समुद्र का दर्शन इत्यादि ये सब करना चाहिए। एकादशवें भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में नीच का होना, बड़े भाई बहनों से फायदा नहीं होता और वो कई बार होते भी नहीं है। 12वें भाव के अधिपति का लग्न में आना, इस कुंडली के लिए बुध अच्छे नहीं होते, पर शुभ ग्रह हैं, लग्न में बढ़िया फल देते हैं, तो कम से कम वो 1000 दोषों का समन तो कर ही रहे हैं। ये आपकी कुंडली है। इस कुंडली में अब यहां से रोक करके मैं आपको इनकी कुंडली के और गहराई पे लेके आता हूं। नक्षत्रों के आधार पे सूर्य आश्लेषा में बैठे हैं, पर बुध के साथ बैठे हैं। इस वजह से यहां पे व्यक्ति के बुद्धि को और कई बार पुण्य के अर्जित करने के बल को कमजोर देखा जाता है। सूर्य जब आश्लेषा में बैठेंगे और राहु से दृष्ट होंगे तो व्यक्ति को संतति से हीन बना देते हैं। तो अगर आप बेवजह और बिना कुंडली मिलाए या किसी से भी विवाह करेंगे तो सबसे पहले तो वर्ण संकरता का दोष लगेगा, उसके बाद आपके पितर नाराज होंगे, और तीसरे नंबर पे चूंकि इस कुंडली में शनि और राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पे है, सप्तमेश जन्म कुंडली में जाकर के वृश्चिक राशि में बैठे हैं, राहु से दृष्ट हैं, इस वजह से इस कुंडली में गलती की गुंजाइश है, व्यक्ति गलती कर सकता है। और चूंकि उसके प्रमाण के लिए सूर्य आश्लेषा में, केतु राहु के प्रभाव में, अष्टम भाव में गुरु अब बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं, इस कारण से हमें अपने जल्दबाजीपन में लिए गए निर्णयों से बचना होगा, नहीं तो ये कुंडली पुण्यहीन हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि नवम भाव के अधिपति अष्टम में, सूर्य के ऊपर राहु का प्रभाव। याद करिए, सूर्य और गुरु जब एक दूसरे से सकट योग में चले जाते हैं, छठवें आठवें चले जाते हैं, तो व्यक्ति को संतति विहीन करते हैं और कई बार व्यक्ति को पुण्य करने का मन नहीं करता। इतना ही नहीं, वो वीर्यहंता भी हो जाता है। तो हमें इन सभी चीजों पर ध्यान रखना है। इसके बाद बुध जो बैठे हैं वो 4 डिग्री के पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, मतलब बुद्धिमत्ता ठीक है। व्यक्ति का नेचर वस्तुतः गलत नहीं है, वो गलती से प्रभाव में, किसी दूसरे के प्रभाव में गलत और गंदी चीजों को देख करके वो भले ही भावनाओं में बह जाता है, पर वस्तुतः नेचुरली वो ऐसा नहीं है। शुक्र उत्तरा फाल्गुनी में बैठे हैं, इस वजह से कम आपकी कुंडली में इसका प्रभाव रहेगा कि आप फैशन को समझने वाले हैं।
जल्दबाजीपन में ही सही, पर किसी भी तरीके से आप अपनी समस्या के अंत तक पहुंच जाते हैं। चंद्रमा हस्त नक्षत्र में आपको कम्युनिकेटिव और बहुत अच्छे विचारों वाला बना रहे हैं। आप जब तक किसी दूसरे गलत और गंदे व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आएंगे, तब तक आपके जैसा व्यवस्थित कोई नहीं है और आपके जैसा चरित्रवान और आपके जैसा ज्ञानी नहीं है। इस वजह से अपने मित्रता पे सदैव ही ध्यान रखें। केतु चित्रा नक्षत्र में और मंगल बैठे हैं पूर्वाषाढ़ा में। पूर्वाषाढ़ा के मंगल बैठे हैं, इस वजह से फैशन पे काम करेगा व्यक्ति, और कई बार पिता के बल की वृद्धि करने वाला होता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पिता उस पर अभिमान करने वाले होते हैं, और जो कि स्पष्टतया दिख भी रहा है। शनि अपने नक्षत्र में और राहु रेवती के बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति में कृतज्ञता और गणितीय पक्ष बहुत अच्छा होता है, और व्यक्ति कई बार थोड़ा सा दकियानूस भी हो जाता है। बहुत छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे करके अपने दिनचर्या को बाधित करता रहता है। तो हमें व्यवस्थित जीना है और अपने पराक्रम को प्राप्त करने के लिए मेहनत तो करनी है, पर उसके बारे में सोचना नहीं है। ये इतनी सारी, ये ग्रह नक्षत्रों की बात कही। मंगल पूर्वाषाढ़ा में बैठे हैं, इस वजह से कम आपको अपने व्यय पे नियंत्रण रखना होगा। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पे छठे भाव में बैठ करके देख रहे हैं, इस वजह से कभी कभी संघर्ष होगा। योग कारक ग्रह को केंद्र में होना चाहिए था, केंद्र के 3 घर खाली हैं। पंचम भाव में शनि, नवम भाव में राहु, ये जीवन में संघर्ष जोड़ने का काम करते हैं। केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह का बैठना बहुत उत्तम माना जाता है, जबकि इस कुंडली में सारे के सारे पापग्रह जन्म कुंडली में त्रिकोण या छठे भाव में। यहां मंगल तो बहुत अच्छे बैठे हैं, पर शनि यहां ठीक नहीं, राहु यहां ठीक नहीं, और राहु जिस राशि में बैठे हैं उसका डिस्पोजिटर प्लैनेट भी बहुत अच्छा नहीं बैठा है। इस वजह से भाग्य में संघर्ष आ जाता है। तो संतान में कमजोरी, भाग्य का प्रभाव, कई बार पितरों का आशीर्वाद ना मिले, कई बार व्यक्ति पिता के साथ कम्युनिकेट बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है, या कई बार उसके जांघों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, इस तरीके की समस्या होती है। शुक्र और चंद्रमा को तीसरे भाव में बैठना, ये एक तरीके से परेशान करेगा, आपको मेहनती बनाने में परेशान करेगा। आप मेहनत उतना नहीं करना चाहेंगे, शारीरिक मेहनत नहीं करना चाहेंगे, बैठ करके खूब मेहनत कर लेंगे। भाग्य भाव के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी शुभ ग्रह का तीसरे भाव में जाना कई बार आपके संघर्ष की गति को बढ़ा देता है, या संघर्ष करने की बल की स्थिति बढ़ा देता है। इतनी सारी चीजें हैं। गुरु को बल देना है, हल्दी से स्नान, हल्दी का दान, गुरुजनों की सेवा, खूब दान करिए, खूब मंदिरों में जाइए, मंदिर का दर्शन करिए, नित्य प्रति किसी मंदिर का दर्शन करिए, मंदिर को धोना, ब्राह्मणों की पूजा, माता पिता की सेवा, और गुरु दीक्षा से युक्त हो जाइए। तुरंत गुरु दीक्षा से युक्त हो जाइए, तब आपके कृत्यों का फल बहुत। इस कुंडली में एकमात्र बलवान भाव लग्न और जन्म कुंडली का छठा भाव, ये भी ठीक है। यहां पे इस ग्रह के कारण कुछ हद तक अच्छा मिल रहा है, जैसे कम्युनिकेशन, आपके अंदर का व्यवहार कुशल होना, आपका कम्युनिकेटिव होना, आपका संचार, आपको चीजों को लेकर के दृष्टिकोण, सकारात्मक रवैया, ये सब अच्छा है। गुरु की दृष्टि भाग्य के लिए, लाभ के 12वें के लिए सामान्यतः ठीक है, आपको ऋण में नहीं जाने देगी। गुरु की दृष्टि धन के लिए आपको शंख की भांति बोलने वाला और गंभीर चिंतन वाला बना देगी। गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पे आपके कारोबार में और आपके सुखों की वृद्धि करने वाला, माता को धार्मिक और माता से अच्छे संबंधों को विकसित करने वाला, और व्यक्ति व्यापारिक नेचर का होता है, अपने सुख को लेकर के उसको प्राप्त करना चाहता है, संपत्ति प्राप्त करना चाहता है, चीजों को बदलना चाहता है। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 5 रहेगा। अगर घर इस कुंडली के लिए देखें तो उत्तर दिशा के तरफ जितने भी मुख वाले घर हों, आप उसमें प्रवेश करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। माता का सुख इस कुंडली में स्वास्थ्य के मामले में परेशान करेगा, वैसे माता का व्यवहार ठीक है। इस कुंडली में पिता का पक्ष थोड़ा बहुत रोग से युक्त है, हालांकि पिता के ही जैसा कई बार व्यक्ति बूढ़ा होगा तो हो जाएगा। बुद्धिमान ये कुंडली है, इसमें कोई दोष नहीं है। मंगल और शनि आईटी सेक्टर, डिकोडिंग करना, एप्लीकेशन तैयार करना, हार्डवेयर में काम करना, होटल का काम करना, मैनेजमेंट का काम करना, उच्च शिक्षा में काम करना, विदेश जाना, विदेशी कंपनी में काम करना, ये सब बहुत अच्छा है। शुक्रवार और चंद्रमा का दिन सोमवार का बहुत अच्छा होगा। इस कुंडली के लिए छठे भाव में मंगल आपको साहसी और दुर्बोध बना रहे हैं। इस कुंडली में परेशानी शनि की दशा में होगी, जिस समय आपको महामृत्युंजय का जप कराना होगा उस समय करा लीजिएगा। शनि की दशा में लाजवर धारण करना चाहिए। अभी की दशा के हिसाब से अगर बन पड़े तो आप चंद्रमा का रत्न मोती भी धारण कर सकते हैं। जो यहाँ के सुखेश हैं वो यहाँ के लग्नेश हैं, पर केंद्र खाली है, इस वजह से विवाह विचार करने की आवश्यकता है। इस कुंडली में केंद्र में जो राशियां बनी हैं, यहाँ भी केंद्र में वही राशि बनी है। ये कुंडली बहुत प्रगति करेगी। अब ये कुंडली पीछे मुड़ करके नहीं देखेगी। हाँ, निश्चित रूप से शनि की दशा में माता पिता का नुकसान,
शनि की दशा में मित्रों का नुकसान, शनि की दशा आते आते सारे लोग छूट जाते हैं, नए लोग मिलते हैं। शनि की दशा आते आते आपके अंदर व्यवहारिकता थोड़ी कम हो जाएगी, आप थोड़े निष्ठुर और कठोर भी हो जाएंगे, और कई बार जीवन में प्रैक्टिकलिटी बढ़ जाती है। ये इतनी सारी चीजें हैं। शनि की दशा में लाजवर्त, महामृत्युंजय का जप ये करना होगा। इस कुंडली में कोई भी अच्छा काम करना हो तो मंगल की दशा में, और साथ ही साथ चंद्रमा के साथ सूर्य की दशा में। सूर्य की दशा आपको धन से संबंधित चिंताएं तो देंगी, पर धन वही दे रहे हैं। लग्न के अधिपति का तीसरे भाव में पराक्रम योग बनाना, पराक्रमी और मेहनत करने पे विवश, आरंभ के जीवन को कष्ट में, बाद के जीवन को सुखी बनाती है। धन भाव के अधिपति का लग्न में आना धन योग, पराक्रम भाव के अधिपति का लग्न में आना छोटे भाई बहनों से फायदा, और साथ ही साथ व्यक्ति अपने बल पे धन कमाता है, उसको कभी किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त की हुई चीजों पे विश्वास नहीं रहता। चंद्रमा कन्या राशि का निर्माण कर रहे हैं, व्यक्ति दानी होता है और अपने ही बल पे प्राप्त की हुई चीजों को दान करता है। चतुर्थ भाव के अधिपति का नीच का राहु से दृष्ट होना, माता के स्वभाव, माता के साथ कभी कभी मतभेद, और माता के घर से दूर, या कई बार व्यक्ति के मन को शांत नहीं रखता, कई बार व्यक्ति को कफ जनित बीमारियां देता है, वीर्यहंता बनाता है, और कई बार शुक्राणु की कमी दे देता है। पंचम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली के छठे भाव में जाना आरंभ में कमजोरी देता है। छठवें भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में अष्टम भाव में जाना विपरीत राजयोग बनाता है। सप्तम भाव और अष्टम भाव के अधिपति का पंचम भाव में जाना संतति से कमजोरी, संतति से विमुख या संतति से मतभेद पैदा करता है। इस वजह से विवाह मिला करके करें, प्रेम विवाह करेंगे तो भी कुंडली मिलाना आवश्यक होगा। नवम भाव के अधिपति का छठे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में जाना भाग्य भंग योग लगाता है। एकादशी और चतुर्थी का व्रत इस कुंडली के लिए बहुत लाभदायक होगा। गणेश जी के मंत्रों का जप इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा होगा। रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, शिव की पूजा कर सकते हैं, भस्म धारण करना चाहिए, अगर बन पड़े तो इतना सारा काम आपको आवश्यक रूप से करना चाहिए। गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। दशम भाव के अधिपति का छठे भाव में जाना, पिता को तो नौकरी मिल जाती है, पिता को बल प्राप्त होता है पुत्र से, पर व्यक्ति भी कई बार अपने कर्म क्षेत्र को लेकर के थोड़ी बहुत गतिविधियों में संघर्ष में जाता है, या कर्म क्षेत्र को लेकर के थोड़ी बहुत चिंताएं उसको व्याप्त होती रहती हैं। मंगल, राहु, शुक्र, चंद्रमा, बहुत सारे ग्रह का प्रभाव नवम भाव पे है। इस वजह से हमें पुण्य करना है, ज्यादा से ज्यादा पुण्य पे ध्यान लगाना है। दान, पुण्य, होम, जप, मंत्र, पूजा पाठ, मंदिर दर्शन, समुद्र का दर्शन इत्यादि ये सब करना चाहिए। एकादशवें भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में नीच का होना, बड़े भाई बहनों से फायदा नहीं होता, और वो कई बार होते भी नहीं है। 12वें भाव के अधिपति का लग्न में आना, इस कुंडली के लिए बुध अच्छे नहीं होते, पर शुभ ग्रह हैं, लग्न में बढ़िया फल देते हैं, तो कम से कम वो 1000 दोषों का समन तो कर ही रहे हैं। ये आपकी कुंडली है। इस कुंडली का व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है। अपनी मित्रता गलत लोगों से मत करिएगा। आप नौकरी करिए, व्यापारिक कुंडली नहीं है। धन बचाने पे कोशिश करिए, निर्णय जल्दी लेते हैं। पराक्रमी आप हैं, उसको मेंटेन करिए। अपने जन्म स्थान पर ही रहने से ज्यादा अपने जन्म स्थान से दूर जाने की स्थिति है। आप बुद्धिमान और कृतज्ञ हैं। प्रेम बहुत अच्छा है, रिकॉग्निशन मिलेगी। नौकरी बहुत ज्यादा अच्छी है, व्यापार नहीं। चीजों को लेकर के थोड़े से और भी ज्यादा अपना अनुभव बढ़ाइए, लोगों से मिलिए, वृद्ध लोगों से उनका अनुभव प्राप्त करिए, और इसके साथ साथ बल देने के लिए एकादशी का व्रत करिए, गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करिए। इसके अतिरिक्त अपने कर्म क्षेत्र को और भी उजागर करने के लिए नित्य प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर का दर्शन और किसी मंदिर का दर्शन करिए। इसके अतिरिक्त ये कुंडली प्राप्त बहुत अच्छा करेगी। ये कुंडली एक न एक दिन उच्चस्थ अधिकारी के पद पे जाएगी ही जाएगी। लग्न में सूर्य बुध बैठे हैं, बस आप अगर अपने भाग्य को संतुलित कर लेते हैं तो। इतनी सारी चीजें। नक्षत्रों के आधार पे अगर बात कर दूं तो कोई भी काम करना हो, पुष्य, रेवती नहीं, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति और मृगशीरा, कोई भी काम करना हो, ये नक्षत्र देख लीजिए, बीत रहा है, कर लीजिए। कोई भी मांगलिक कृत्य करना हो, गुरु और शुक्र के साथ चंद्रमा और मंगल की दशा में आजमाया जा सकता है। किसी को डराना है, कोई कंपटीशन देना है, कोई साहसिक काम करना है, तो गुरु और मंगल की दशा को आजमा सकते हैं। मिलेंगी सारी चीजें। शनि की दशा में आपकी गंभीरता और बढ़ जाएगी। पंचम भाव में शनि है, तीसरे भाव को, एकादशवें भाव को और धन भाव को देख रहे हैं, जहां पे यहां पे इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है। इस वजह से धन कमाने में आपको शुरू में दिक्कत हुई थी, क्योंकि धन भाव के अधिपति पे भी राहु की दृष्टि थी और एकादशवें भाव पे शनि की दृष्टि है, और मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में शुक्र से चौथे भाव में है। किसी को दीजिएगा मत, आप पैसा निकाल नहीं पाएंगे। आपकी शत्रुता चाहे किसी से भी, कोई आपसे जीत नहीं सकता, लेकिन दुश्मनी करनी नहीं है। आपका प्रभाव थोड़ा कमजोर है, इस वजह से उसको बढ़ाने के लिए जितने उपाय बताए हैं वो करना चाहिए। इसके साथ साथ एकादशवें भाव पे शनि की दृष्टि और सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि आपको निश्चित रूप से बलवान और नियमित दिनचर्या का पालन करने वाली और पंक्चुअल बनाती है। यह कुंडली बहुत अच्छी है।
केंद्र अगर खाली नहीं होता तो इस कुंडली की गति और देखते बनती। पंचम भाव में शनि और राहु नवम भाव में नहीं बैठे होते तो ये कुंडली और गतिमान हो जाती। दशमांशा कुंडली की स्थिति आपके कर्म क्षेत्र से सदैव आपको सुख देती ही रहेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।